शैतानुर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आया कुरानी है, इसको ज़रूर देखा करें, इससे आपको चीज़ें याद हो जाएंगी, पास होंगे आप और अप्लाई भी करेंगे। सिर्फ पास होना काफ़ी नहीं है ना, पास करना बड़ी चीज़ है, अप्लाई करना उससे बड़ी चीज़ है। सब चीज़ें बड़ी हैं, पास करना बड़ी चीज़ है, मैं मानता हूँ। सलवात पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद, और कोई सूरा पढ़ें और उसके बाद ये शुरू करें। इंटरनेशनल लॉ पढ़ते हैं आज। क्या है? बहुत आसान चीज़ है। इंटरनेशनल लॉ है, सेट है। किस चीज़ का सेट है? कस्टमरी और कन्वेंशनल का। कस्टमरी मतलब देखिए, जब दुनिया में मुल्क नहीं बने थे तो क्या था, अलग अलग लोग रहा करते थे, उनके आपस में रस्म व रिवाज थे। वहाँ के एक जगह का आदमी दूसरी जगह जाता था, उसकी क्या हैसियत थी, उसके लिए क्या कानून थे। तो ये एक ज़माने में बगैर कानून के कानून बने हुए थे, यानी एक रिवायात बनी हुई थी, एक परंपरा थी। ठीक है ना? इस चीज़ को कस्टम कहते हैं। कन्वेंशनल क्या होता है? कन्वेंशनल कहते हैं जब किसी मुल्क का कोई वज़ीर ख़ारजा या कोई एम्बेसी, मुल्क का कोई एम्बेसडर किसी जगह कहा जाता है, किसी मीटिंग में वहाँ उसको एग्री करता है, तो उसको कन्वेंशन कहते हैं। तो ठीक है ना? कन्वेंशन का मतलब होता है ये निकला है कन्वींस से। कन्वींस यानी एक मीटिंग कई दफ़ा हो, उसमें वो शिरकत करे, उसके बाद बहस हो और कोई चीज़ तय पा जाए, उसे कन्वेंशनल कहते हैं। तो कन्वेंशनल हर उस चीज़ को कहते हैं जो बहुत दफ़ा एक चीज़ मीटिंग में कन्वीन हुई हो, बहस हुई हो, उसके बाद तय पा गया। ये हमारे मुल्क के लोग जाते रहते हैं। आपको ज़्यादातर वज़ीर ख़ारजा साहब यानी शाह महमूद कुरैशी साहब जाते हैं इस काम के लिए। और कस्टमरी भी अभी समझ में आया, जब मुल्क नहीं थे तो भी तो कुछ कवानीन थे ना, कुछ रिवायात थी। कहते थे ना कि मेहमान नवाजी, या क्या नाम, मिस्र के तौर पे किसी मुल्क का बादशाह दूसरे मुल्क आता था तो उसके ये रूल्स एंड रेगुलेशंस तो थे, उसको कस्टमरी कहते हैं। तो कस्टम ही से बेसिकली आगे चल के कानून बने, और कन्वेंशनल से भी कानून बनते हैं। जो कन्वेंशन होते हैं, मीटिंग्स होती हैं, कुछ चीज़ें तय पाती हैं, उसको कहते हैं ट्रीटी। ट्रीटी माने एग्रीमेंट्स। फिर वो एग्रीमेंट्स जो हैं वो ट्रीटीज जो रहती हैं, फिर उस ट्रीटी को हम अपने लॉ में शामिल कर लेते हैं, और ना भी शामिल करें, अगर हमने उस ट्रीटी को मान लिया है तो उसके लिए वो हम पर एप्लीकेबल हो जाती है। तो इंटरनेशनल लॉ है क्या? फिर दोबारा पढ़ते हैं। कस्टमरी और कन्वेंशनल रूल्स जो हैं बना दिए गए हैं। जो पुराने ज़माने के कानून यानी कस्टमरी, वो चीज़ें उनको उठा लिया, और जो मीटिंग्स में हमने तय पा लिया, उसमें जो कुछ तय पाया उनको सबको एक जगह कर दिया, कस्टम को एक जगह कर दिया, तो क्या बन गया? इंटरनेशनल लॉ। ठीक है? ये वो नहीं है जैसे मुल्क में होता है ना, हमारे पाकिस्तान में मैंने इलेक्शन में पढ़ा था कि नेशनल असेंबली में एक कानून पेश होता, बिल पेश होता है, यानी कानून बनता है, फिर सेनेट में जाता है, वहाँ बहस होती है। नेशनल असेंबली में पहले बहुत बहस होती है, फिर सेनेट में बहस होती है, और फिर कानून बनता है मुल्क का। यहाँ तो कोई ना सेनेट है इंटरनेशनल, ना कोई नेशनल असेंबली है। ठीक है ना? तो इसलिए तो ये कोई मतलब ज़ाहिर बात है, एक मुल्क के अंदर तो 2 हाउसेस होते हैं। ये तो इंटरनेशनल लॉ में तो सारी कंट्रीज़ शामिल हैं। कंट्रीज़ का कोई मुल्क नहीं है, सारी कंट्रीज़ का कोई मुल्क नहीं है, खुद कंट्रीज़ अलग-अलग मुल्क हैं। तो इसलिए ना इनका कंट्रीज़ का अपर हाउस है, ना कंट्रीज़ का लोअर हाउस है, सारी कंट्रीज़ का। हाँ, अलग-अलग तो इनके अपने अपर हाउस हैं। पाकिस्तान का सेनेट भी अपर हाउस है, पाकिस्तान का सेनेट अपर हाउस है, और लोअर हाउस नेशनल असेंबली है। अमेरिका का अपर हाउस सेनेट है, लोअर हाउस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है। इंडिया का अपर हाउस लोकसभा है, सॉरी राज्यसभा है, और लोअर हाउस लोकसभा है। ठीक है ना? इंग्लैंड का अपर हाउस हाउस ऑफ लॉर्ड है, लोअर हाउस हाउस ऑफ कॉमन है। हर मुल्क का अलग अलग तो है, लेकिन लेकिन मुल्कों का, सारे मुल्कों को जमा करने, कितने मुल्क हैं? 200 के करीब मुल्क हैं। उनका कोई एक कंट्री है? नहीं है। उनका कोई अपर हाउस है? नहीं है। उनका कोई लोअर हाउस है? नहीं है। तो जाहिर बात है, फिर कस्टमरी जो प्रैक्टिस दुनिया में चल रही थी उसको उठा लेते हैं। जो मुल्क आपस में एक रस्म और रिवाज रखे हुए थे, वो रस्म और रिवाज उठा लेते हैं। और जो कन्वेंशंस होते हैं, जो मुल्क जाते हैं, मीटिंग्स में अटेंड करते हैं, वहाँ तय करते हैं ट्रीटीज़, वो उसको उठा लेते हैं, ट्रीटीज़ को और कस्टम्स को, और वो एक तरह से इंटरनेशनल लॉ बन जाता है। ठीक है ना?
और ये सिविलाइज नेशंस के लिए, जब कुछ मुल्क ऐसे हैं जो हम कहते हैं हम मानते ही नहीं किसी चीज़ को, उनके लिए तो इंटरनेशनल लॉ कोई नहीं, कुछ हैसियत नहीं है, क्योंकि अब ऐसे आदमी का क्या इलाज करें जिससे तक नॉर्थ कोरिया के सामने वो अपनी चलाता है, नहीं सुनता। ठीक है, इस सिविलाइज नेशन की बात हो रही है। पाकिस्तान, इंडिया, अमेरिका, चाइना, रशिया, फ्रांस, जर्मनी, ये सब, यूके, कनाडा, ये सब क्या है, सिविलाइज्ड कंट्रीज है ना। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सब सिविलाइज्ड है। ठीक है, ज़्यादातर सारी कंट्रीज सिविलाइज्ड है ऑलमोस्ट, एक आध दो के अलावा। ठीक है ना। International law, it comprises a set of rules that govern the international relation between sovereign states. Sovereign state कहते हैं मुल्क को, पाकिस्तान sovereign state है। ठीक है, तो इनके आपस में रिलेशंस के लिए जरूरी नहीं पाकिस्तान के इंडिया से, कनाडा से, अमेरिका से, सबके रिलेशंस के लिए एक वाकई लॉ होना चाहिए जिसको सब माने। पाकिस्तान का लॉ इंग्लैंड नहीं मानेगा, इंग्लैंड का लॉ पाकिस्तान नहीं मानेगा, लेकिन इंटरनेशनल लॉ की जरूरत है ना। इट कैन बी क्लासिफाइड इन टू डोमेन्स, दो डोमेन्स में आप कर सकते हैं, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ और प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। दो लॉ होते हैं, याद रखिएगा। इंटरनेशनल लॉ एक पब्लिक होता है जो दो मुल्कों के दरमियान होता है, ठीक है, या एक मुल्क और एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान है। जैसे IMF एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, पाकिस्तान, ये दोनों अगर एग्रीमेंट करेंगे, पाकिस्तान लोन लेगा तो ये भी पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में आएगा। या IMF और वर्ल्ड बैंक आपस में कोई डील करेंगे तो भी इंटरनेशनल लॉ में आएगा। प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ क्या है कि पाकिस्तान का है, आदमी है, वो इंडिया के आदमी से शादी कर होती है, इनकी लड़की है जिसमें वो था शोएब मलिक, वो पाकिस्तानी था, लड़की इंडियन थी, जो शादी हुई, इनके इश्यूज आए और इंटरनेशनल प्राइवेट लॉ में डील किए जाते हैं। अब ज़ाहिर है उनकी डिस्प्यूट है, अगर डाइवोर्स हो जाए तो उनकी प्रॉपर्टी की डिस्ट्रीब्यूशन है, तमाम चीज़ें हैं, विरासत है, तमाम चीज़ें हैं, तो इंटरनेशनल प्राइवेट लॉ में जाएंगी। जब दो इंटरनेशनल इदारे होंगे तो वो क्या होगा, इंटरनेशनल लॉ में जाएगा। जैसे WHO है और WTO है, ये की कोई आपस में डीलिंग होती है तो वो इंटरनेशनल लॉ में आएगी। क्लियर है यानी, समझ में आ गया। नहीं, पाकिस्तानी कोई ऑर्गेनाइजेशन है ABC और इंडिया की किसी XYZ इदारे से कोई बिजनेस करती है, ट्रेड करती है, पर जो कि यूनिफॉर्म कस्टम प्रैक्टिसेस में नहीं आ रही होती है, तो वो फिर किसी प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ में एक डील की जाएगी। पब्लिक एंड प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ रिलेट्स टू लॉज बिटवीन स्टेट्स, मैंने बता दिया आपके, स्टेट्स माने मुल्क, सॉवरेन स्टेट बोले या स्टेट बोले, मुल्क, स्टेट का मतलब मुल्क होता है इंटरनेशनल लॉ में, स्टेट मुल्क को कहते हैं। एंड कवर्स ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ इंटर स्टेट एक्टिविटी। इंटर माने दरमियान, स्टेट माने मुल्क, मुल्कों के दरमियान जो एक्टिविटी होती है। फ्रॉम द लॉ ऑफ द यूज ऑफ सी, इन समंदर का जो लॉ है वो इंटरनेशनल लॉ है। स्पेस का लॉ है, इंटरनेशनल लॉ है। आजकल पाकिस्तान ने इंडिया का स्पेस बंद किया हुआ है, पाकिस्तान इंडिया का कोई जहाज पाकिस्तान की सरहद से उड़ नहीं सकता, ठीक है, पाकिस्तान से गुजर नहीं सकता। वो कैरेज ऑफ गुड्स है, जैसे सामान जा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन है, चाहे वो सी से हो, हवाई जहाज से हो, रेल से हो। अगर दो मुल्कों के दरमियान से गुजर रही है रेल, आजकल तो ही सी पैक है, जैसे इंडिया और चाइना के दरमियान जो कैरेज ऑफ गुड्स बन रहा है वो ट्रक से बन रहा है, ट्रक जाएंगे वहाँ पे। लेकिन वो चाबहार में तो रेलवे है, ईरान और इंडिया के दरमियान। सिविल एविएशन के लॉ हैं, पोस्टल के लॉ हैं, जो आपका पोस्ट ऑफिस होता है, पाकिस्तान से खत जा रहा है इंडिया, अमेरिका, पोस्टल सर्विस है, कोरियर जिसे कहते हैं आप लोग, मनी ट्रांसफर हो रहे हैं, बैंकिंग सिस्टम है पूरा। ऑन द अदर हैंड प्राइवेट इंटरनेशनल इज ऑफन डब माने ये कहलाते हैं, डब माने कहलाना, डब भी बोलते हैं, लेबल्ड भी बोलते हैं, कॉल्ड भी बोलते हैं, नेम्ड भी बोलते हैं, इतने सारे नाम लिख दिए। मतलब इंटरनेशनल प्राइवेट लॉ जो कहलाता है, क्या कहलाता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉस एज वेल। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉस एज वेल इसलिए होता है क्योंकि कंसर्न रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल और टू डिफरेंट स्टेट्स, दो डिफरेंट मुल्क के लोगों के ऊपर ये होता है। जैसे मैंने बताया शोएब मलिक और वहाँ की लड़की थी इंडिया की, और पाकिस्तान का शोएब मलिक था क्रिकेटर, शादी हुई थी, मसले आ गए थे, डाइवोर्स इशू है, प्रॉब्लम है पर्टेनिंग टू ट्रेड बिटवीन इंडिविजुअल। तो ए और असलम ने जो गंगोली को सामान बेचा, इंडिया में गंगोली है, पाकिस्तान में असलम है, तो ये प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ देखिएगा, प्राइवेट होगा, इंटरनेशनल तो लॉ होगा लेकिन प्राइवेट होगा। समझ में आ गया थोड़ा सा। International law is the vital mechanism without
which an interdependent world cannot function properly. अगर इंटरनेशनल लॉ ना हो ना तो वर्ल्ड चल नहीं सकता है। आपस में ऐसे लड़ाई झगड़े होंगे। हम एटम बम इंडिया पे क्यों नहीं मारते? हम इसलिए नहीं मारते क्या? हम कहते हैं कि अमेरिका हम पे सैंक्शंस लगा देगा, यूएन हम पे पाबंदियां लगा देगा। ये खौफ है ना, वरना इंडिया पाकिस्तान को मारे बम, पाकिस्तान इंडिया को मारे बम। आपको याद होगा जो यूएन नहीं बना था जिस जमाने में, वर्ल्ड वार 2 में कितने हंगामे हुए हैं। हिरोशिमा नागासाकी पे अमेरिका ने बम मार दिए। तो क्योंकि उस जमाने में यूनाइटेड नेशन नहीं था, लीग ऑफ नेशन के नाम से LON लीग ऑफ नेशन थी। वो कमज़ोर तंजीम थी, वो इतनी इफेक्टिव नहीं थी। लेकिन यूनाइटेड नेशन जब से आया है 1945 में यूनाइटेड नेशन बना है वर्ल्ड वार 2 के बाद, बहुत अच्छे। देखिए जंग कहाँ हो रही है? आलमी जंग हुई नहीं, कोई जंग ही नहीं हुई अभी तक आलमी। हाँ, वर्ल्ड यूनाइटेड नेशन से पहले 2 आलमी जंग हुई हैं और थोड़े थोड़े वक्फे से हुई हैं। पहली जंग हुई 1914 में और दूसरी हुई 1939 में। तो कितना फ़र्क है पहली वर्ल्ड वार और दूसरी वर्ल्ड वार का? देखें तो तकरीबन 25 साल का फ़र्क है। पहली वर्ल्ड वार और दूसरी वर्ल्ड वार में एग्जैक्टली 25 साल का फ़र्क है। 25 साल में 2 जंगें हो गई। अब क्यों नहीं हो रही? 1945 से अब देखें कितने साल हो गए, अभी तक कोई जंग नहीं हुई। ठीक है ना, 75-80 साल हो गए, कोई जंग नहीं हो रही। इसलिए नहीं हो रही क्योंकि यूनाइटेड नेशन है। It does not only control the state by overseeing their conduct in relation with other state, like the prohibiting the use of armed force to settle dispute, कि कोई आर्म फोर्सेज अब इस्तेमाल कर रहे हैं, एक दूसरे पे गोलियां चला रहे हैं, बम मार रहे हैं, इसको रोकता है। बट ऑल्सो मेंटेन रिगार्डिंग इंडिविजुअल, ये ह्यूमन राइट्स के लिए भी बात करता है कि अगर मिसाल के तौर पर जैसे प्रिजनर ऑफ वार है, जंग के कैदी हैं, उनके लिए कानून है। इंडिया अगर पाकिस्तान के कैदियों को रखता है या पाकिस्तान इंडिया के कैदियों को रखता है, उसके लिए भी लॉ है, ह्यूमन राइट्स है। ठीक है ना, और सिर्फ जंगी नहीं, हम पाकिस्तान से कोई इंडिया जाता है तो वहाँ कोई उसके साथ जुल्म नहीं होगा। ठीक है, आपने याद है पाकिस्तानी का उनका फौजी एयरफोर्स का पायलट पकड़ लिया था, उसको फिर पाकिस्तान ने छोड़ दिया, चला गया। फ्लेक्सिबल डायनामिज्म क्या है? फ्लेक्सिबल डायनामिज्म का मतलब है कि ये चूँकि दुनिया, ये इंटरनेशनल लॉ जो है वो उसमें जो सारे ममालिक एग्रीमेंट करते हैं वो हर 5 साल बाद उसको रिव्यू किया जाता है या 3 साल बाद रिव्यू किया जाता है, उसमें चेंजेस लाई जाती हैं और उसके इसलिए वो बड़ा फ्लेक्सिबल है। जो मुल्क का लॉ होता है वो तो देखें एक दफ़ा बन गया तो बन गया। हमारे मुल्क में लॉ बने हुए 1932 से जो लॉ बने हुए पार्टनरशिप का वो अभी तक चेंज नहीं हुआ। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में बना था, अभी तक चल रहा है। पाकिस्तान बनने से पहले के लॉ अभी तक चल रहे हैं। तो उसमें कहा अभी कंपनीज जैसे एक्ट है उसमें देखें कितना चेंज आ जाना चाहिए था, अभी तक नहीं आया। इनकम टैक्स के अंदर हर साल चेंज आता है। इनकम टैक्स हमारा लॉ ऐसा है जो बड़ा डायनेमिक है, क्योंकि पैसा वसूल करना होता है ना गवर्नमेंट को, तो लॉ बनाती रहती है, पैसा निकालने के तरीका ढूंढती है आवाम से। तो ये वाहिद लॉ है इनकम टैक्स लॉ जो डायनेमिक भी है और फ्लेक्सिबल भी है। फ्लेक्सिबल डायनेमिक तो कहूँगा, फ्लेक्सिबल तो नहीं है, बड़ा तकलीफ दह कानून है। फ्लेक्सिबल वाला होता है जो सहूलत हो जिसमें। इनकम टैक्स फ्लेक्सिबल तो नहीं है, हाँ डायनेमिक ज़रूर है कि चेंज होता रहता है। इंटरनेशनल लॉ फ्लेक्सिबल भी है और डायनेमिक भी है। ठीक है ना, इसमें जो तमाम देखें कि चीज़ें डिस्कस होनी है, चीज़ समझ में नहीं आए तो पूछ लीजिएगा प्लीज़। International law is intrinsically bound up with diplomacy, politics, conduct of affairs, फॉरेन अफेयर्स। जो मालिक के अपने फॉरेन अफेयर्स होते हैं उनको कंसीडर किया जाता है। तमाम मुल्कों के जो सिस्टम्स हैं उनको देखा जाता है और एक ऐसा लॉ बनाया जाता है जो सबको काबिल कबूल हो। ठीक है, सब मुल्कों के हेड को बुलाया जाता है। ऐसे नहीं होता है कि भाई हमने लॉ बना दिया और तुम इसको फॉलो करो, नहीं। लॉ बनाने में जो बनाया जा रहा होता है उसके अंदर मालिक शामिल होते हैं, अपनी बात कहते हैं, उसमें चेंजेस करवाते हैं। फिर भी कोई चीज़ पास हो जाती है तो उस मुल्क को जो जिसने एतराज़ किया होता है वो उसको ऑब्जेक्शन करने का हक रखता होता है। ठीक है, पढ़ते हैं आगे। चूँकि इसमें बेनिफिट्स ज़्यादा हो रहे होते हैं इंटरनेशनल लॉ के मेंबर बनने से, इंटरनेशनल लॉ को अडॉप्ट करने से, इंटरनेशनल यानी यूएन के मेंबर बनने से फ़ायदा है। इसलिए हम इंटरनेशनल लॉ
को मानते हैं, हमें पता है इंटरनेशनल लॉ को मानेंगे हमें फ़ायदा ही होगा। अगर हम नहीं मानेंगे तो कभी किसी ने अटैक कर दिया, जंग हो गई, तो फिर यूएन हमारा हमसे हमें मसले में पड़ेगा नहीं। अब देखिए इंडिया पाकिस्तान की जब भी जंग हुई है, यूएन आ गई, 1948 में आ गई, 1965 में आ गई, 1971 में जो जंग हुई यूएन आ गई बीच में। क्यों? कि जंग को रोकना है, पीस डेवलप करना है ना। यूनाइटेड नेशन का काम क्या है? जंग रोको, पीस बढ़ाओ, मुल्कों की दोस्ती बढ़ाओ। इंटरनेशनल लॉ कवर के अंदर देखें लॉ में कवर्स क्या क्या है। रेफ्यूजीज के लॉज हैं, जो आपके एक होता है एक मुल्क से भागे हुए लोग आते हैं, रेफ्यूजीज कहलाते हैं। नार्कोटिक्स है, मतलब मंशियात को रोकने के लिए। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, औरतों को और बच्चों को बेचा जाता है, स्मगल किया जाता है, बहुत गंदी हरकतें हैं। ऑब्सीन पब्लिकेशंस हैं, ठीक है ना। वर्ल्ड हेल्थ ट्रीटीज़ हैं, सभी वर्ल्ड हेल्थ देखिए कोरोना में वर्ल्ड WHO ने कितना ज़बरदस्त काम किया। गरीब ममालिक में दवाइयाँ भेजी और हम कदम कदम पे बताया कि क्या करना है, क्या एहतियात करना है, प्रोटोकॉल्स SOP सब बताए कि मास्क लगाएं, ये करें, वो करें। हम बहुत चीज़ें WHO ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हमारी बड़ी मदद की पूरी दुनिया की। वरना लोगों को पता नहीं लगता कोरोना आ गया है और बस से बचें कैसे। और देखें कितने लोग बच गए, और अभी वैक्सीन के लिए भी काम कर रहे हैं। कब बदलेगा वैक्सीन, तो तैयार हो गई है, वैक्सीन तो लोगों को लग रही है, ठीक है ना। इंटरनेशनल ट्रेड डेवलपमेंट के लिए बहुत काम कर रहा है इंटरनेशनल लॉ। दो पहले मुल्क आपस में ट्रेड करने से घबराते थे, ठीक है। सी पायरेट्स आ जाते थे, आपको याद है, पानी जैसे समंदर के जहाज में डाकू और ये सब चीज़ें देखिए ख़त्म हो गई। बहुत सारी इंटरनेशनल ट्रेड है, एक मुल्कों को आपस में एक दूसरे से पर कॉन्फिडेंस है, उन्हें पता है अगर एक मुल्क दूसरे मुल्क के साथ तंग करेगा वो यूएन में पहुंच जाएंगे, शिकायत करेंगे कि हमारे साथ ट्रेडिंग में प्रॉब्लम कर रहा है, तो वो यूएन मसला हल कर देगा, ठीक है ना। लेटर ऑफ क्रेडिट, लेटर ऑफ गारंटी, ये इस्तेमाल होते हैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में। वो पूरा इंटरनेशनल लॉ है आपके पास। प्रोटोकॉल हैं, रोड साइंस हैं, सिग्नल्स हैं, जो अब देखते हैं सड़कों पे सिग्नल्स, रोड वगैरह देखें सब दुनिया की एक जैसी क्यों है। ये 1947 में एक लॉ पास हुआ था। कैरिज ऑफ गुड्स ऑफ सी है, बाय रोड्स पे भी है, और हवाई जहाज के लिए और सी के लिए भी है, और इस तरह रोड के सफ़र के लिए भी जो सामान जाता है रोड के थ्रू, ईरान जाता है हमारे यहाँ, रोड के थ्रू हमारे यहाँ बहुत सा अफगानिस्तान जाता है, क्योंकि अफगानिस्तान में तो देखिए वो है ही नहीं, पानी जहाज कैसे जाएगा सामान, अफगानिस्तान में तो समंदर नहीं है। लैंड लॉक कंट्री है, लैंड लॉक कंट्री कहते हैं जहाँ पे समंदर ना हो, ठीक है। तो रोड ही से चलेंगे या ट्रेन से जाएंगे या हवाई जहाज से जाएंगे। हवाई जहाज बहुत महंगा पड़ता है ना, सामान अगर हवाई जहाज से जाएगा तो बहुत महंगा पड़ेगा, हवाई जहाज से किराया बहुत होता है, फिर भारी सामान तो हवाई जहाज नहीं उठा सकता ना। अगर मुझे हवाई जहाज से गाड़ियाँ भेजनी है अफगानिस्तान, तो गाड़ी हवाई जहाज से नहीं उठा सकता, गाड़ियाँ उड़ेगा ही नहीं, इतना वजन नहीं होती है गाड़ियाँ, ट्रक गाड़ियाँ मशीनें, उसके लिए पानी का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन अफगानिस्तान में पानी है ही नहीं, तो रोड के थ्रू जाता है, रेल से या ट्रकों से। अब पढ़ते हैं हिस्टोरिकल व्यूज कहते हैं क्या है। हिस्टोरिकल व्यूज कहते हैं इंटरनेशनल लॉ जो है ना वो बाकायदा एक लॉ है और उसको लॉ मानना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग इंटरनेशनल लॉ को लॉ नहीं समझते, वो समझते हैं सिर्फ एक जनरल सा एक रूल्स हैं, बस लॉ वो नहीं है। तो हिस्टोरिकल कहता है ये बिल्कुल लॉ है, क्योंकि हर लॉ जो है ना वो कस्टम से बना है। मैंने बताया था पहले दुनिया में मुल्क तो नहीं थे, कस्टम हुआ करते थे, जो आपस में रिवाज थे वो लोगों ने तय किए थे। उसके बाद जब मुल्क बनना शुरू हुए, याद रखिएगा बहुत जनरल नॉलेज का सवाल है, 1980 के बाद से लोगों में कंसेप्ट आया कि मुल्क बनाए जाए। पहले लोगों को मुल्क बनाने का शौक नहीं था। मुल्क बनाने के अमल को कहते हैं नेशनलिज्म, नेशनलिज्म कहते हैं। नेशनलिज्म का शौक जो है वो 18 सेंचुरी के बाद ज़्यादा आया और फिर मुल्क बनना शुरू हुए। उससे पहले जो है 17वीं सेंचुरी में, 16वीं सेंचुरी में तो मुल्क बहुत कम थे। अब तो खैर 222 मुल्क हो गए, पहले मुल्क इतने नहीं थे, बहुत कम मुल्क थे, ठीक है ना। अच्छा, तो कस्टम इज द बेसिक, क्योंकि कस्टम जो है वो
बेसिक सोर्स है और कस्टम से ही लॉ बना है। इसका मतलब कस्टम लॉ है। जब फिर आपके मुल्क में जितने पाकिस्तान के अंदर जो लॉ है उसकी अगर डीप में जाएंगे तो कस्टम नजर आएंगे आपको। आपने अब उनको लॉ बना दिया, जो हुकूमत बना दी उसे लॉ कहते हैं, और हुकूमत ने अभी तक नहीं बनाया है तो उसे कस्टम कहते हैं। ठीक है ना। तो कस्टम जब इंटरनेशनल लॉ की बेस कस्टम है और जो दुनिया में लॉ बनते हैं, पाकिस्तान में लॉ बनते हैं, वो भी कस्टम की बुनियाद पे बनते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो लॉ है वो कस्टम पे बेस करता है। जब हमारा लॉ कस्टम पे बेस करता है और हम उसको लॉ कहते हैं, तो फिर कस्टम को लॉ क्यों नहीं कहते हैं? जब लॉ कस्टम से बना है तो कस्टम तो लॉ से भी बड़ी चीज़ है, और इंटरनेशनल लॉ जो है वो कस्टम पर बेस करता है। ठीक है ना। तो जो चीज़ लॉ नहीं है लेकिन उसको माना जाए उसको कहते हैं कस्टम। ये वो कस्टम नहीं है जो आप समझिएगा, समझ रहे होंगे कि जो सामान आता है उसे भी कस्टम कहते हैं। ये वो कस्टम नहीं है। कस्टम माने जो चीज़ लॉ नहीं है लेकिन उसको माना जाए, उस पर अमल किया जाए, तो उसे कहते हैं कस्टम। ठीक है ना, समझ में आ गया। इंटरनेशनल लॉ इज बेस्ड ऑन कस्टम। इंटरनेशनल जो लॉ है वो कस्टम पे बेस करता है। डॉन नहीं है, ऑन है। डी गलती से लग गया, डी मिटा दें। सो इंटरनेशनल लॉ इज लॉ। फिर इंटरनेशनल लॉ कहता है कि हम कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ के लिए गवर्नमेंट का होना ज़रूरी है, और गवर्नमेंट लॉ बनाती है, और गवर्नमेंट को कहते हैं सोवरेनिटी। तो हम कहते हैं कि कस्टम चूंकि गवर्नमेंट ने नहीं बनाया है, लोगों ने बनाया है, तो लॉ नहीं है। तो फिर हमने कहा गवर्नमेंट क्या चीज़ होती है, तो कहते हैं आपने कहा गवर्नमेंट माने सोवरेनिटी। हमने कहा सोवरेनिटी मतलब क्या होता है? आपने कहा वो चीज़ जिसके पास पूरी ताकत हो। हमने कहा अच्छा, पाकिस्तान के पास ताकत है? आपने कहा बिल्कुल है, पाकिस्तान सोवरेनिटी है पाकिस्तान के पास। हमने कहा ठीक है, जरा एटम बम मारो जरा इंग्लैंड के इन पे, इंडिया पे। का नहीं मार सकते? क्या क्यों? का नहीं, वो यूएन मार हम पे सजा दे देगा, सैंक्शन लग जाएंगी। तो हमने कहा कि पाकिस्तान के पास सोवरेनिटी फिर तो है नहीं। कहाँ से सोवरेनिटी है? ऐसी जाली सोवरेनिटी है तुम्हारे पास। तो सोवरेनिटी जो एब्सोल्यूट सोवरेनिटी तो कहीं भी नहीं होती। तो ये कहना है कि कंट्री सोवरेनिटी होती है कंट्री के पास, तो सोवरेन कंट्री ठीक है, लिखते हैं हम। कंप्लीट सोवरेनिटी सिर्फ खुदा के पास है और किसी के पास नहीं है। कंसेप्ट ऑफ सोवरेनिटी इज वीक कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट जो सोवरेनिटी आप लोग कहते हैं ना, ये कंट्री सोवरन है, कंट्री सोवरन है, सोवरन कंट्री नहीं है। कानून ने भी कई दफा कहा कि सोवरन जो है वो अल्लाह, उसका रसूल है और कुरान है। आप ये कहाँ से लिया है? कंट्री को सोवरन कहते हैं कि कंट्री जो लॉ बनाएगी, क्योंकि कंट्री सोवरन है, जो वो बनाएगी वो लॉ बड़ा लॉ है और कस्टम का लॉ छोटा है। ये कहना छोड़ दें भाई, खुदा का वास्ता। आप कहते हैं हर मुल्क में कंट्री की लेजिस्लेटिव बॉडी होती है, वो लॉ बनाती है। तो यूएन की जनरल असेंबली जो है वो, उसको आप लेजिस्लेटिव बॉडी कह सकते हैं। पूरी दुनिया की अगर मैं पूछूं असेंबली क्या है, तो आपकी जनरल असेंबली है। कहाँ है? आपकी यूनाइटेड नेशन के अंदर है। तो जनरल असेंबली तो है ना। असेंबली कानून बनाती है, इसको आप लेजिस्लेटिव बॉडी, पाकिस्तान में दुनिया भर में लेजिस्लेटिव बॉडी कहते हैं जो लॉ बनाते हैं। तो जनरल असेंबली भी तो लेजिस्लेटिव बॉडी है। यूएस सेक्रेटरीट, यूएस सेक्रेटरीट, यूएन सेक्रेटरीट क्या है? वो एग्जीक्यूटिव बॉडी है। जैसे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और कैबिनेट होती है। मैंने बताया था इलेक्शन में के टॉपिक में वीडियो बनाई थी। तो यूएन में सेक्रेटरीट है, वो ये काम करता है एग्जीक्यूटिव का। फिर आपने कहा भाई कंट्री में अदालत होनी चाहिए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, तो सही है, उसकी जुरिस्डिक्शन कमजोर है, उसकी ताकत कमजोर है, लेकिन है तो कोर्ट। तो तीनों चीज़ों की, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, तीन चीज़ों से मुल्क बनता है। मुल्क में तीन बॉडीज होती है ना, पता है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो यह है तो यूएन असेंबली, यूएन सेक्रेटरीट और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, तीनों यूएन के अदारे हैं। तो फिर क्या मसला है? तो यूनाइटेड नेशन जो है वो आप मान लें, सुन, यूनाइटेड नेशन एक ऐसा इदारा है जो सारे मुल्कों का मुल्क है। ठीक है ना। एनालिटिकल स्कूल जो है वो आप लोगों की तरह, स्टूडेंट की तरह बातें करते हैं। वो कहते हैं लॉ जो है वो सॉवरन बनाता है, कंट्री बनाता है। अभी बताया सॉवरन कोई चीज़ ही नहीं है, और उसके अंदर सैंक्शंस होती हैं, यानी सजाएं भी होती हैं अगर लॉ को फॉलो ना करो।
तो इंटरनेशनल लॉ में जो है वो कोई सॉवरेन बॉडी नहीं है। तो हमने कहा यूएन की जनरल असेंबली है तो बात खत्म हो गई, सॉवरेन बॉडी है वो। और जहाँ तक सजा को ताल्लुक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है तो क्योंकि पाकिस्तान पे भी सजा नहीं लगी रिकॉर्ड एक्ट के ऊपर $6.5 अरब का, छोटी रकम है, $6.5 अरब का जुर्माना, बहुत बड़ा जुर्माना है ये। तो फिर पाकिस्तान को अदा करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कहना भारत में एनालिटिकल स्कूल से अख्तलाफ कर रहा हूँ। तो वो कहते हैं सो इट इज़ नॉट ए लॉ। नहीं, गलत कह रहे हैं। फिर हमने कहा पुलिस भी है, उन्होंने कहा एनालिटिकल स्कूल ने कहा पुलिस का है, हमने कहा इंटरनेशनल पुलिस है, इसको इंटरपोल कहते हैं। वीक पुलिस है लेकिन है तो। फॉर लॉ देयर मस्ट बी ए पावरफुल बॉडी ऑफ लेजिस्लेशन, वो कहते हैं, हमने कहा ना जनरल असेंबली है तो। फिर कहा कि एग्जीक्यूटिव होना चाहिए, हमने कहा यूएन का सेक्रेटरीट है तो। कोर्ट होना चाहिए, हमने कहा है तो, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। फिर क्या मसला है? पनिश, मैंने अभी बता दिया आपको, पाकिस्तान को पनिश किया उसने $6.5 अरब। इतनी बड़ी रकम है, पाकिस्तान पागल हो रहा है। ठीक है ना, क्लियर है? नहीं, कितनी पाबंदी, ईरान पे पाबंदी नहीं लगाई, ईरान की ट्रेड बंद कर रखी है आपके सामने। सैंक्शंस तो है, पनिशमेंट तो है। नॉर्थ कोरिया का बेड़ा गर्क किया हुआ है। नॉर्थ कोरिया असले का गलत इस्तेमाल करता है, तो नॉर्थ कोरिया के ऊपर कितनी, देखें, सैंक्शंस लगी हुई है। पनिश, सैंक्शन माने पनिश, पनिश तो लगी हुई है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का रूल है, समझ में आ गया? हाँ, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट वो एक अलग चीज़ है, वो एक, उसको इससे ना मिलाएं। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट एक बिल्कुल अलग चीज़ है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात कर रहा हूँ मैं। स्टैच्यू ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के स्टैच्यू बताते हैं कि सोर्सेज ऑफ लॉ क्या है, यानी कानून के, इंटरनेशनल लॉ में क्या क्या चीज़ें जो है वो कानून बनने में काम आती हैं। सबसे नंबर 1 पे ट्रीटी, मैंने नीचे लिख दिया है, तो याद रखिएगा, ट्रीटी नंबर 1 पे है, जिसको मैंने रेड किया हुआ है, वो इम्पोर्टेंट है। फिर है इंटरनेशनल कस्टम्स और इंटरनेशनल कन्वेंशंस। कस्टम्स में बता चुका हूँ, जो इंटरनेशनल पहले 2 मुल्कों में थे। अब हर मुल्क, पाकिस्तान और इंडिया और पाकिस्तान और ईरान, पाकिस्तान और इराक के दरमियान बहुत सारी ऐसी रवायतें, रूल्स हैं जो उन्होंने बनाए हुए आपस में। वो अभी तक लॉ नहीं बने, लेकिन कस्टम तो है। उसको लॉ बना देंगे तो फिर वो लॉ बन जाएगा। तो कस्टम्स समझ में आता है, कस्टम से ट्रीटी बनती है। ठीक है ना, कभी कभी कस्टम से ट्रीटी नहीं बनती, मैं बताऊंगा ट्रीटी के लिए ज़रूरी नहीं है हर दफ़ा कस्टम से ही ट्रीटी बने। ट्रीटी बनाने के बाद मजबूत हो जाता है। कस्टम तो ये होता है, अंडरस्टैंडिंग होती है 2 मुल्कों की। ट्रीटी में होता है कि एग्रीमेंट करके साइन कर देते हैं मुल्क, उसको पाबंद हो जाते हैं, लिखाई में एक चीज़ आ जाती है। ठीक है ना, फिर क्या है, इंटरनेशनल कन्वेंशन, जब मीटिंग में लोग जाते हैं, हमारे वजीर खारजा जाते हैं, मीटिंग होती है यूनाइटेड नेशन में, फिर वो जो तय पाता है उसको कहते हैं इंटरनेशनल कन्वेंशन। कन्वीन से निकला है, कन्वीन माने चीज़ को कंडक्ट करना, मीटिंग करना, बहस करना, उसके बाद तय पाना। फिर क्या है उसके बाद, जुडिशियल डिसीजंस हैं, जो दुनिया भर की अदालतें फैसले करती हैं, उन फैसलों को इंटरनेशनल लॉ का दर्जा हासिल हो जाता है। अच्छे फैसलों को, अमेरिका की कोर्ट्स बहुत अच्छे फैसले करती है। मिसाल के तौर पे आपको पता होगा कि जस्टिस मार्शल के फैसले बहुत बेहतरीन है। ठीक है, उसको बड़ी अहमियत हासिल है। सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है ना, और उसके बाद जो कॉन्सेप्ट है जुडिशियल रिव्यू, ये अमेरिका से निकला है ना। जुडिशियल रिव्यू मतलब क्या, अदालत के फैसले के ऊपर देखना कि जो अदालत ने फैसला दिया है वो आइन के मुताबिक है या नहीं। पूरी दुनिया में यूज होता है कॉन्सेप्ट। अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था, जस्टिस मार्शल था, ये जो जज था उसका नाम था जस्टिस मार्शल। जस्टिस कहते हैं जज को, जो हाई कोर्ट का जज हो और सुप्रीम कोर्ट का जज हो, इसको जज नहीं बोला करें, जस्टिस बोला करें। ठीक है, ज़्यादा अच्छे लफ्ज़ है। अच्छा, फिर क्या है, प्रैक्टिस ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। मिसाल के तौर पे अभी WHO ने कहा, पाबंदियां जो लगाई कोरोना में, तो देखिए हम सब ने माना, मास्क लगाए हम लोगों ने, बहुत सारी चीज़ें की, और उन्होंने कहा कि लॉकडाउन करो, हमने लॉकडाउन किया, करना पड़ा क्योंकि प्रेशर था।
क्योंकि इंटरनेशनल WHO ने हमें कहा था, WHO कौन है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। फिर ज्यूरिस्ट राइटिंग है, जो बड़े बड़े दानिश्वर हैं लॉ के, वो किताबें लिखते हैं, उन किताबों को भी लॉ का दर्जा हासिल हो जाता है अगर उनकी किताबों में बड़ी मटीरियल और बहुत अच्छी अच्छी बातें उनको उठाई जाती हैं, और लेनी भी चाहिए। PhDs लॉ होते हैं, 20 PhD किए होते हैं लॉ के ऊपर उन्होंने, ठीक है ना। तो ये है सारा सा कोड है, GIP जिप JIT जिट जिप जिट याद रख लीजिए। J से क्या है? जुडिशियल डिसीजन। I से क्या है? इंटरनेशनल कस्टम्स। P से क्या है? प्रैक्टिस ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। J से क्या है? ज्यूरिस्ट राइटिंग। I से क्या है? इंटरनेशनल कन्वेंशन। और T से क्या है? ट्रीटी। लेकिन ट्रीटी से तो ज्यादा पावरफुल है, मैंने नीचे लिख दिया, क्या करता, कोड नहीं बन रहा था ना, ठीक है, ओके। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रीटी क्या है? ट्रीटी पता है ट्रीटी क्या है? ट्रीटी 3 किस्म की होती हैं, लॉ मेकिंग ट्रीटीज होती हैं, कॉडिफाइंग ट्रीटीज होती हैं, और कॉन्स्टिट्यूएंट ट्रीटीज होती हैं। लॉ मेकिंग ट्रीटीज क्या होती हैं? जब कोई कस्टम ही ना हो, मिसाल के तौर पे न्यूक्लियर टेस्ट, पुराने ज़माने में थे ही ना, न्यूक्लियर का कॉन्सेप्ट नहीं था, एटम बम का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, अब इसके लिए ऊपर ट्रीटी बनी, CTBT, NPT, तो ये तो कस्टम था ही नहीं, तो इसको लॉ मेकिंग ट्रीटीज वो ट्रीटीज होती हैं इसका कोई कस्टम ही नहीं होता, कोई रिवाज ही नहीं था, एक नया कॉन्सेप्ट आया, उस पर उन्होंने सारे मुल्क बैठे और उन्होंने साइन किया, इसको कहते हैं लॉ मेकिंग ट्रीटीज। कोडिफाइंग ट्रीटीज होती हैं जो कस्टम्स होते हैं, उन अच्छे कस्टम्स को कानून की शक्ल दे दी जाती है, और इसका मतलब ये नहीं जिनको हम कानून की शक्ल नहीं दी है वो कस्टम बेकार है, उन कस्टम को भी माना जाता है इंटरनेशनल लॉ में, उसकी हैसियत है, लेकिन ट्रीटी से और मजबूत कर देते हैं उसको, ठीक है। अगर एक कस्टम है वो ट्रीटी नहीं है तो उसकी हैसियत है, बिल्कुल है, लेकिन कमज़ोर हैसियत है लेकिन बिल्कुल है। और कॉन्स्टिट्यूएंट ट्रीटीज क्या होती हैं? जो हमारे जो अभी एक एक करके पढ़ लेते हैं। लॉ मेकिंग ट्रीटीज अब पढ़ लीजिए, वो देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, CTBT है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। अब देखिए आपका पाकिस्तान का मसला आ गया WIPO में, बासमती राइस का, उन्होंने कहा कि यूनाइटेड नेशन ने का एक इदारा है जो कि स्पेशल नहीं है, यूनाइटेड नेशन की जो 6 जो है वो इदारे वो हैं जो मेन है, WIPO तो उस 6 में नहीं आता, तो 6 ऑर्गन्स जो हैं वो उसमें नहीं आता, लेकिन फिर भी वो इसका एक इदारा है जिसको UN मानता है। WIPO कहता है कि आप जब कोई चीज़ एक्सपोर्ट करें ना, तो पहले अपने मुल्क में उसको रजिस्टर्ड कराएं और फिर उसको एक्सपोर्ट करें। पाकिस्तान ने बासमती चावल को अपने मुल्क में, हमारे यहाँ अभी कब पता है कब रजिस्टर्ड कराया है? 2021 में, जनवरी में, 27 जनवरी 2021 में हमने बासमती चावल को रजिस्टर्ड कराया, और 1947 से हम चावल एक्सपोर्ट कर रहे थे दुनिया में, और बासमती चावल हमारा दुनिया में, जब मैं बचपन में रहता था दुबई में, तो बासमती चावल पाकिस्तान का बहुत खाया जाता था पूरी दुनिया में, और हमने कभी भी उसे रजिस्टर्ड नहीं कराया था, इस नाम को। जब इंडिया ने नाम को रजिस्टर्ड कराया, इंडिया ने कराया सन 2000 में, और हमने कराया 2021 में, अभी पिछले महीने, तकरीबन कुछ दिन हुए, महीना भी नहीं हुआ, 12। तो अब लॉ मेकिंग ट्रीटीज हैं, चूंकि ट्रीटी बन चुकी है तो हमने जल्दी से मान लिया, वरना क्या होगा, पाकिस्तान फिर बासमती चावल एक्सपोर्ट नहीं कर सकता था, पाकिस्तान को नुकसान हो जाता, पाकिस्तान चावल नहीं बेच सकता था, दुबई में, इंग्लैंड में, यूरोप में बहुत चावल खा जाता है, ठीक है ना। तो ये तो अब ये जो लॉ है, अब CTBT है, न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेंगे, पाकिस्तान ने किया, याद है 28 मई 1998 के अंदर कर लिया था हमने, फिर हम पे सैंक्शंस लगी थी, पनिश भी किया था पाकिस्तान को, बड़ी तकलीफ थी, आप लोग बच्चे होंगे आपको पता नहीं, पाकिस्तान ने बड़ी मुश्किल से सर्वाइव किया, इंडिया ने भी 98 में किया था, उसने बड़ी सर्वाइव किया मुश्किल से, लेकिन बहरहाल बहुत सैंक्शंस लगी थी, सजाएं लगी थी। सजा का मतलब ये नहीं तो मारपीट, मतलब फाइन लगते हैं पैसे। और कोडिफाइंग ट्रीटीज क्या होती हैं? जो मैंने बताया, कोडिफाइंग ट्रीटीज क्या होती हैं? जो कस्टम्स को आप जो है वो ट्रीटी की शक्ल देते हैं, ये होती है, कोई मसला इतना कोई चीज़ नहीं, आसान है। कॉन्स्टिट्यूंट ट्रीटीज क्या है? कॉन्स्टिट्यूंट ट्रीटीज ये है कि आप जो है वो जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की प्रैक्टिसेस जो है उसको आप, जैसे आपके सामने
इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्राइब्यूनल रवांडा का है, इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्राइब्यूनल है यूएस WICTY है, वो एस्टेब्लिश हुए, जो इसने किए, यूएन ने एस्टेब्लिश किए या इंटरनेशनल दायरे एस्टेब्लिश हुए, यूएन ने उनको रिकग्नाइज किया, UDHR है, तमाम चीज़ें। तो 3 देखे हमने ट्रीटीज की, 3 किस्में देखी। एक थी आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट ट्रीटी, कोडिफाइंग ट्रीटी। कोडिफाइंग ट्रीटीज वो ट्रीटीज हैं जिसकी कस्टम ही नहीं है। कॉन्स्टिट्यूएंट ट्रीटीज वो ट्रीटीज हैं जो इंटरनेशनल इदारे बना रहे हैं। और दूसरा है क्या नाम है, कॉन्स्टिट्यूएंट ट्रीटी, कोडिफाइंग ट्रीटी, और एक वो ट्रीटी होती है जो कस्टम्स को हम कन्वर्ट कर देते हैं ट्रीटी में, उसे कहते हैं आप कोडिफाइंग ट्रीटीज। ठीक है, ट्रीटी के में जब आप साइन करते हैं ट्रीटी, कोई मुल्क में कोई बन रहा है, कोई एग्रीमेंट हो रहा है, बहुत सारे मुल्क गए साइन करके आ गए, इसका मतलब ये नहीं था कि आप पाबंद हो गए। इसका मतलब होता है, साइन करने का मतलब होता है हम ट्रीटी पे एग्री कर रहे हैं इन फ्यूचर। मतलब साइन कर, हम आप इसकी मुखालफत नहीं करेंगे। साइन का मतलब होता है मुखालफत नहीं करेंगे इस एग्रीमेंट की। रेटिफाई कहते हैं, जब आप रेटिफाई करते हैं, दोबारा साइन करते हैं उसको, तो उस वक्त आप उसको, कानून को मानना पड़ता है फिर आपको। फिर एक्सेशन क्या है? एक्सेशन ये है कि मिसाल के तौर पे एक लॉ बन गया, CTBT बना हुआ है, पुराना लॉ है। WTO बन चुका है, पुराना लॉ है। अब कोई मुल्क आज़ाद होता है, वो जब जाके साइन करेगा तो क्या होगा, वो तो एक्सेशन में आएगा, क्योंकि लॉ तो इन्फोर्स हो चुका है। वो मुल्क अभी बना है, या उसने साइन देर से किया, नहीं किया उस वक्त साइन जब WTO बना था, अब किया जाके, तो इसको एक्सेशन कहते हैं। यानी ट्रीटी वजूद में आ चुकी है और अब मुल्क, कोई नया मुल्क उसको साइन कर रहा है। देखिए कि नई ट्रीटी आती है, मिसाल के तौर पे एग्रीमेंट बनता है, ट्रीटी माने एग्रीमेंट, और उसको सारे मुल्क साइन करते हैं, फिर उसको रेटिफाई करेंगे। 2 ही काम होगा, एक्सेशन नहीं करेंगे, क्योंकि रेटिफाई और एक्सेशन, या तो एक्सेशन होगा या रेटिफाई होगा। अब आपने रेटिफाई कर दिया है, मतलब आपने कबूल कर लिया है, पहले आपने साइन किया था। एक्सेशन का मतलब है कि अब ट्रीटी पहले से मौजूद है और आप उसे क्या कर रहे हैं। ठीक है ना, क्लियर? तो इसको याद रखिएगा, SRA, साइन, रेटिफाई और एक्सेशन। अच्छा, अब देख लेते हैं मल्टीलेटरल ट्रीटी क्या होती है, जिसमें बहुत सारे मुल्कों और 2 मुल्कों के दरमियान से इंडस ट्रीटी है, पानी के ऊपर, पाकिस्तान और इंडिया की है। 2 ही मुल्क हैं इंडस ट्रीटी में, पाकिस्तान को इंडिया मानते हैं इस इंडस ट्रीटी को। मल्टीलेटरल ट्रीटी है, CTBT है, इसमें सारे मुल्क शामिल हैं कि कोई भी एटम बम नहीं बनाएगा। अब मजीद ट्रीटी रिजर्वेशन डिक्लेरेशन क्या होती है? एक मिसाल के लिए एक ट्रीटी है जिसमें कोई रिजर्वेशन है, आपने कह दिया मैं पूरी ट्रीटी में 30 पॉइंट है, आपने कहा मैं 1 पॉइंट से मुझे इख्तलाफ है, मैं इसको, मेरे ऊपर अमल नहीं होगा इसका, इसे कहते हैं रिजर्वेशन। फिर डिक्लेरेशन क्या है? आप कह सकते हैं पॉइंट नंबर 40 पे मुझे इख्तलाफ है और मैं पॉइंट नंबर 40 को मेरे लिए इस तरह से नहीं, इस तरह से मेरे लिए लागू होगा, इस चेंजेस करवा देती हैं कुछ अपने लिए। मिसाल के तौर पर 200 मुल्क ने एग्री कर लिया, लेकिन एक मुल्क कह रहा है नहीं, इसको मेरे लिए इसमें थोड़ा चेंज करें, इसको कहते हैं डिक्लेरेशन। रिजर्वेशन का मतलब होता है कि मैं इस पॉइंट से इख्तलाफ करता हूँ, चेंज नहीं करा रहा, लेकिन ये पॉइंट मेरे ऊपर लागू नहीं है। डिक्लेरेशन में हम कहते हैं लागू तो है, लेकिन मीनिंग बदल दो। ट्रीटी के बहुत सारे नाम हैं, एग्रीमेंट भी कहते हैं, कन्वेंशन भी कहते हैं, कोवेनेंट भी कहते हैं, प्रोटोकॉल भी कहते हैं, अकॉर्ड भी कहते हैं। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये पढ़ लीजिएगा। ये देखिए, सिमला एग्रीमेंट है, ट्रीटी है। जेनेवा अकॉर्ड है, ये भी ट्रीटी है। लाहौर डिक्लेरेशन है, ये भी ट्रीटी है। एडिशनल प्रोटोकॉल ऑफ जेनेवा कन्वेंशन है, ये भी ट्रीटी है। ठीक है, तो ये इसमें याद रखिए, कंफ्यूज ना होइएगा। तो ये क्या नाम है? अच्छा, ट्रीटी में चेंज आती है उसे नॉर्मली प्रोटोकॉल्स कहते हैं। प्रोटोकॉल्स में जो ट्रीटी को चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, लेकिन बहरहाल ट्रीटी तो है वो। ठीक है, कोई मसला नहीं है ना, सही। अच्छा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? WTO है, WIPO है, WHO है, और बहुत है, IBRD है, ठीक है, IMF है, बहुत सारे। तो ये भी जो कुछ करती हैं उसको हम फॉलो करते हैं। जैसे हमने WHO की बातें मानी, लॉकडाउन किया, कंट्री को बंद किया, कोरोना की वजह से WHO का ऑर्डर था,
हमें मानना पड़ा, क्योंकि हम यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं, ठीक है ना, यूनाइटेड नेशन के मेंबर है ना हम लोग। कश्मीर जो है एक एरिया वो डिस्प्यूटेड है, वो मेंबर नहीं है, वो अभी तक बेचारा पाकिस्तान चाह रहा है कश्मीर आज़ाद हो जाए, अभी तक कश्मीर जो है वो यूएन का मेंबर नहीं है। इंटरनेशनल लॉ एक अच्छा लॉ बन सकता है अगर हर कंट्री के लिए एक वोट कर दिया जाए, लेकिन क्या है, हमारे यूएन में आप पढ़ेंगे कि कंट्रियों में 5 कंट्रीज को पावर दी है, इसमें 2 यूरोप की हैं, फ्रांस और यूके, और एक चाइना है जो है एशिया की है, एक रशिया है, चाइना वो रशिया दोनों जगह आता है, यूरोप में भी आता है, एशिया में भी आता है, और एक अमेरिका है। 5 हो गए ना, अमेरिका 1, रशिया 2, चाइना 3, फ्रांस 4, यूके 5। ऐसा कोड बना के याद करें। RAC रैक, आर माने रशिया, ए माने अमेरिका, सी माने चाइना, रैक, FU, एफ माने फ्रांस, यू माने यूनाइटेड किंगडम, रैक फ्यू, यूनाइटेड किंगडम माने इंग्लैंड, ठीक है ना। तो इसमें 5 कंट्रीज को बड़ी पावर दी हुई है, जिसको वीटो कहते हैं। ये वीटो का कंसेप्ट निकाल दें, सबको बराबर का वोट होना चाहिए हर कंट्री को, और लॉ को थोड़ा सा रिजिड करें, बहुत डायनेमिक है, बहुत तेजी से चेंज हो रहा होता है, और यूएन को पावरफुल बॉडी बनाएं, और यूएन जो है वो फैसले ये नहीं हो कि मुसलमानों के खिलाफ फैसले हो रहे हैं ज़्यादातर। कोई यूएन के मैं तो एक कंट्रीब्यूशन कहूँगा कि जंगें नहीं हुई मुल्कों में एटम बम होने के बावजूद, लेकिन इख्तलाफ की सॉल्व भी नहीं हुआ है। इराक का मसला हल नहीं हुआ, अफगानिस्तान का मसला हल नहीं हुआ, सब मसले कहाँ हल हुए? यूएन कमज़ोर है, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है ना, उसके पास कंपलसरी जुरिस्डिक्शन नहीं है। कंपलसरी जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है, खुदा ना खास्ता, मतलब समझाता हूँ ये, कि पाकिस्तानी किसी भी अदालत से आपको नोटिस आ जाए कि आओ आओ आओ, उसको कहते हैं समन, समन आ जाए कोर्ट से, तो आपको जाना पड़ता है। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, इंटरनेशनल कोर्ट में हम जाते हैं, हम इंडिया के खिलाफ शिकायत करते हैं, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस किसी मुल्क को समन नहीं भेज सकता, उसके पास इतने पावर नहीं है, ये कमज़ोर कोर्ट है। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को समन जारी करने की इजाज़त हो, यानी कंपल्सरी जुरिस्डिक्शन इसके अंदर डाल दी जाए। आज नहीं तो कल डल जाएगी। अच्छा, इंटरनेशनल लॉ के व्यूज हैं। मोनिस्टिक व्यू कहता है कि लोकल लॉ हो या इंटरनेशनल लॉ हो, इन दोनों की वैल्यू बराबर है, जबकि अब मैंने प्रूव किया ऐसा नहीं है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा है। जैसे WHO ने कहा लॉकडाउन करो, हमने किया। WHO कौन है? यूएन का एक रिकग्नाइज अदारा है। अच्छा, ड्यूरिस्टिक अप्रोच कहती है लोकल लॉ और इंटरनेशनल लॉ लॉ दोनों अलग हैं। लोकल लॉ ज़्यादा पावरफुल है, इंटरनेशनल लॉ लॉ बहुत कमज़ोर लॉ है। ये दोनों एक दूसरे की बिल्कुल अलग अलग राय। कुछ लोग मोनिस्टिक है, मैं ड्यूरिस्टिक को फॉलो करता था, लेकिन अब मोनिस्टिक व्यू फॉलो करता हूँ। ड्यूरिस्टिक व्यू और क्या नाम है, व्यू क्या कहती है, वो सबूत देती है कि क्यों इंटरनेशनल लॉ जो है वो लॉ नहीं है। वो कहती है कि इंटरनेशनल लॉ की जो सोर्स है वो कस्टम और कन्वेंशन पे, मैंने अभी आपको बताया, लेकिन लोकल लॉ तो गवर्नमेंट बनाती है, लेजिस्लेशन जो गवर्नमेंट की बॉडी है, लेजिस्लेशन जिसे सेनेट और नेशनल असेंबली कहते हैं, वो बनाती है। और ये तो कस्टम्स पे बनाता है, कस्टम रवायात के बेसिस पे बना हुआ है, कन्वेंशन पे बना हुआ है, यानी वजीर खारजा जा रहे हैं, मीटिंग करके आ रहे हैं, और उस पे बेसिस पे बन रहा है। सब्जेक्ट जो है इसका किस पर लागू है? इंटरनेशनल लॉ तो मुल्कों पे लागू है, जबकि लोकल लॉ जो होता है वो इंसानों के लिए होता है, इंसानों को पनिश किया जा रहा होता है। नेचर क्या है, इंटरनेशनल लॉ बहुत चेंज होता है जल्दी जल्दी, हर 2-3 साल बाद चेंज होता है, मीटिंग होती है चेंज होता है, जबकि लोकल लॉ रिजिड होता है। तो इंटरनेशनल लॉ और लोकल लॉ तो बिल्कुल अलग अलग है। ये ड्यूरिस्टिक ने अपना सबूत दिया कि उसका अपना व्यूज। ये पढ़ के मैं बहुत मुतासिर हुआ, लेकिन बाद में मैंने मजीद पढ़ा तो मेरी समझ में आया कि ये व्यूज ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है। हार्मोनाइज व्यूज ये है कि
वो कहता है इंटरनेशनल लॉ और लोकल लॉ में अगर फर्क है, IL और LL माने लोकल लॉ, तो आप उसे कोशिश करो फर्क को सही करो, उन फर्क को आपस में कम करो। मिसाल के तौर पे मैं ये कहूँ कि नमाज पढ़ना अच्छी बात है, एक व्यू है, और एक व्यू कहता है नमाज ना पढ़ो। यार दोनों की बातें कैसे मानूं मैं? तो मैं कहूँ कि रात को सोते वक्त नमाज नहीं पढ़ो और नमाज पढ़ना अच्छी बात है। अब देखिए क्या हुआ, दो अलग अलग बातों को मैंने एक बात करके सही कर दिया, मैंने इसको हार्मोनाइज कर दिया। ठीक है, इस तरह जहाँ फर्क है उसको हार्मोनाइज करें। अब है ट्रांसफॉर्मेशनल व्यू। ट्रांसफॉर्मेशनल व्यू क्या कहती है कि आप जो इंटरनेशनल लॉ बन रहा है, आप क्या करें, उस हिसाब से अपने लोकल लॉ को उसी तरह से चेंज करते जाएं, और एक वक्त आएगा कि इंटरनेशनल लॉ और लोकल लॉ बिल्कुल एक जैसे हो जाएंगे। डेडिकेशन व्यू कहती है इंटरनेशनल लॉ बन रहा है, बनने दीजिए, आपकी मर्जी है मुल्क की, वो फॉलो करे ना करे। नॉर्थ कोरिया नहीं करता, उसको फायदे भी तो नहीं है। फिर अगर फायदा उठाना है तो फॉलो करो, फायदा नहीं उठाना है तो ना फॉलो करो। पूरी दुनिया नॉर्थ कोरिया को लिफ्ट नहीं कराती, सैंक्शन है। ईरान नहीं मानता है इंटरनेशनल लॉ को, देखिए ईरान सेक्शन में फंसा हुआ है। सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ क्या है? दो व्यूज इसके भी हैं, रियलिस्टिक व्यू और फिक्शनल व्यू। रियलिस्टिक कहते हैं कि ये सिर्फ मुल्कों पे लागू है, फिक्शनल कहते हैं मुल्क तो इंसानों से बनता है, तो मुल्क कोई चीज ही नहीं है, इंसान सब कुछ है। रियलिस्टिक कहता है कि इंटरनेशनल लॉ जो है वो सबके लिए होता है, सेम है सबके लिए। फिक्शनल कहता है कि नहीं, इंटरनेशनल लॉ जो है वो इंडिविजुअल के लिए है। रियलिस्टिक व्यू कहता है कि जो इंटरनेशनल लॉ जो है वो क्रिमिनल और सिविल जुरिडिक्शन रखता है। फिक्शनल कहता है इसकी जुरिडिक्शन सिविल है। ठीक है ना। सोर्स इसके क्या है? कस्टम एंड कन्वेंशन है, रियलिस्टिक कहता है, जबकि फिक्शनल कहता है कि इसकी सोर्स, प्राइमरी सोर्स किसी भी लेजिस्लेचर की, सही, कोई कंट्री जो कानून बनाती है, लेजिस्लेचर कहते हैं उसको, वो तो कस्टम से ही बनता है ना। ठीक है, मिसाल के तौर पे प्रिजन ऑफ वार है, उसका कानून किसने बनाया है? इंटरनेशनल लॉ है। स्पाइस के किस कानून इंटरनेशनल है। सी पायरेट्स का कानून इंटरनेशनल है, जेनोसाइड का कानून इंटरनेशनल है, वही आप फॉलो कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि अब समझें, कभी अब तब की समझ में आएगा इंटरनेशनल लॉ और आपके लोकल लॉ में कोई फर्क नहीं है। ठीक है ना, ये कहना है, इसमें बताया जा रहा है कि इंटरनेशनल लॉ जो है वो एप्लीकेबल है उसी तरह से नेशनल लॉ है। मैं आपको बताऊं, आगे चल के 100-200 साल के बाद इंटरनेशनल लॉ ही होगा पूरी दुनिया में, और लोकल लॉ की हैसियत कम हो जाएगी, इंटरनेशनल लॉ बढ़ जाएगा, इसलिए इसको पढ़ना चाहिए। फंक्शनल व्यू है, वो कहता है इंटरनेशनल लॉ के दो एस्पेक्ट हैं, एक पब्लिक इंटरनेशनल लॉ है, एक प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ है, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ये फंक्शनल व्यू कहता है, जैसे शोएब मलिक की शादी हुई थी इंडियन स्पोर्ट्समैन से, ये क्रिकेटर था, वो टेनिस की प्लेयर थी, तो ये प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ के अंदर आएगा। जो डाइवोर्स हुई, मसला हुआ, जो झगड़ा हुआ, दो मुल्कों का मसला, दो इंटरनेशनल इदारों का मसला, एक मुल्क एक इंटरनेशनल इदारे का मसला, कई मुल्कों का मसला, ये सारा ये पब्लिक इंटरनेशनल लॉ है। रिकग्निशन ऑफ स्टेट्स, रिकग्निशन ऑफ गवर्नमेंट, रिकग्निशन ऑफ डिस्प्यूट, ये तीन अलग अलग चीजें हैं। रिकग्निशन ऑफ स्टेट्स क्या है? किसी कंट्री को रिकॉग्नाइज करना। कोई नई कंट्री, नया कंट्री बना था 1947 में, इंडिया बना था, तो सबसे पहले स्टेट के रिकग्निशन के लिए ज़रूरी है कि पोर्ट PM का ख्याल करें कि पॉपुलेशन हो, वो पॉपुलेशन जो हो वो उस मुल्क को मानती हो, जो टेरिटरी हो, इलाका हो, बागी लोग ना हो। उसको बाकायदा से 1947 मुल्क बनाता था, हम सब कहते हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तानी हैं, तो फिर पाकिस्तान बन गया। फिर जो कंट्रोल हो, जैसे कायदिज़म का कंट्रोल था, वो परमानेंट नेचर का था। ठीक है, पॉलिटिकल सोवरेनिटी थी, मुस्लिम लीग को सियासी ताकत थी उसके पास, और इंटरनेशनल जो क्राइटेरिया है वो मीट कर रहा था पाकिस्तान। तो ये सब चीज़ें जब 6 की 6 चीज़ें हों तो उसको कहते हैं ऐसी
कंट्री को रिकग्नाइज कर लिया जाता है। इसमें 6 चीज़ें हैं। अब मिसाल के तौर पे एक इलाका है जिसको मैंने 15 दिन के लिए कब्जा कर लिया, तो वो तो परमानेंट नहीं है, तो इसको मुल्क का दर्जा नहीं मिलेगा। एक इलाका है जिस पे जैसे जम्मू पे इंडिया ने कब्जा कर लिया है, इंडियंस ने, या वो छोड़ इंडिया को, एक इलाका है मैं उस पर कब्जा कर लूँ और मैं कहूँ कि वहाँ के लोगों को डंडे मारूँ, मैं कहूँ कि ये मुल्क बना रहा हूँ मैं नया, जिसका नाम है अब्बास मुल्क, उसके लोगों को मैं पकड़ पकड़ के मार रहा हूँ कि चलो मेरी गुलामी करो, तो ये तो भैया तो ओबीडियंस तो पीपल की नहीं हुई ना। और एक इलाका ऐसा है जहाँ पे कोई आदमी नहीं है, 4-5 आदमी है, उसको मैंने कहा उसमें पॉपुलेशन नहीं है, तो 6 चीज़ें होनी चाहिए। एक इदारा है जो इंटरनेशनल गुंडों का इदारा है, वो टेररिस्ट का, तो 6ठा पॉइंट जो है मीटिंग इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन में नहीं आएगा। 6 बातें पूरी होंगी तो आपकी कंट्री को रिकग्नाइज किया जाएगा। रिकग्नाइज करने के 2 तरीके हैं, एक है कॉन्स्टिट्यूटिव और एक है डिक्लेरेटरी। कॉन्स्टिट्यूटिव तरीका जो है वो भी है, डिक्लेरेटरी भी है। जैसे डिक्लेरेटरी क्या है कि आपके पास 6 चीज़ें हैं तो हम आपको रिकग्नाइज कर देंगे, मसला नहीं है। यानी रिकग्निशन जो एक फॉर्मेलिटी है, उसकी कोई हैसियत नहीं है, आप डिक्लेयर हो जाएंगे। 6 चीज़ें होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूटिव में यह है कि जो मुल्क रिकग्नाइज हो चुके हैं यूएन से, वो मुल्क आपको रिकग्नाइज करेंगे तो आप रिकग्नाइज हो गए, ये शर्त है। आपके पास 6 चीज़ों का क्राइटेरिया पूरा होना चाहिए और फिर जो मुल्क रिकग्नाइज हो चुके हैं यूएन से, वो आपको मेजॉरिटी उसकी कहे कि ठीक है, तो फिर वो आप रिकग्नाइज होते हैं। इसराइल को अगर देखें तो डिक्लेरेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से तो इसराइल एक आज़ाद मुल्क बन गया है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इसराइल अभी एक आज़ाद मुल्क नहीं है, क्योंकि दुनिया के मेजॉरिटी मुल्क जो है उसे मानते नहीं हैं। कम से कम अरब के जो मुसलमान जो मुल्क हैं 55-57, वो उसमें से 3-4 मानते हैं, बाकी तो नहीं मानते उसको, ठीक है ना। जैसे PLO फ़लस्तीन बनी थी, पैलेस्टाइन लिबरल ऑर्गेनाइजेशन, वो 1988 में उन्होंने एक इलाके पे कहा कि हम एक कंट्री हैं इसराइल के इलाके पे। 35 मुल्कों ने उसे रिकग्नाइज भी कर लिया, लेकिन उसको मुल्क का दर्जा नहीं दिया कि उसमें वो 6 चीज़ें नहीं थी ना, उनका कंट्रोल नहीं है, कंट्रोल तो इसराइल का है। फ़लस्तीन तो बेचारे जूते खा रहे हैं। अभी कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी, डिक्लेरेटिव थ्योरी पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा समझ में नहीं आया तो मुझसे पूछिएगा। रिकग्निशन में मैंने अभी बताया, जैसे ग्रीस नहीं मानता मैसिडोनिया को, यूएस ने रिकग्नाइज किया क्यूबा को जब उसने पूरी 6 चीज़ें पूरी की अपनी। अरब इसराइल को नहीं मानते, उसमें पाकिस्तान भी शामिल नहीं मानता। अच्छा बात है रिकग्निशन ऑफ गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट है मुल्क को तो मान रहे हैं लेकिन गवर्नमेंट को नहीं मान रहे। एक जैसे तालिबान ने अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया था, तालिबान अफगानिस्तान को एक मुल्क मानते हैं लेकिन तालिबान गवर्नमेंट को नहीं मानते। तो रिकग्निशन ऑफ गवर्नमेंट भी होती है, तो ये एक अलग चीज़ है। एक मुल्क के बाद रिकग्निशन ऑफ गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। जैसे तालिबान मैंने बताया ना, तालिबान को एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है, एज ए गवर्नमेंट, जबकि अफगानिस्तान को एज ए कंट्री तो मानते हैं। तो 2 किस्म की रिकग्निशन होती है, डिफेक्टो और डिजोर। डिफेक्टो कहते हैं ऐसी जो टेम्परेरी आपको रिकग्नाइज कर दिया जाए और देखा जाए कि इसको आपको बाद में डिजोर करेंगे या नहीं। डिजोर एक परमानेंट स्टेज है और डिफेक्टो जो है वो आर्जी जैसे प्रोविजनल नहीं था, वो सर्टिफिकेट मिलता है मैट्रिक का, फिर आपको परमानेंट सर्टिफिकेट मिलता है बोर्ड से। इस तरह डिफेक्टो एक आर्जी है, डिजोर जो है वो परमानेंट है। ठीक से पढ़ लीजिएगा। अक्सर ऐसा होता है जो मुल्क पे कब्जा करके बैठ जाते हैं, तो 6 पॉइंट में से 1 पॉइंट कम होता है और पता नहीं चल रहा होता है, तो डिफेक्टो दे देते हैं पहले ताकि उसे कैंसिल कर सकें, और डिफेक्टो को डिजोर भी कर सकते हैं। डिजोर करने के बाद कैंसिल करना मुश्किल है, ठीक है। डिफेक्टो के बारे में थोड़ा सा समझाया है, इसे पढ़ लीजिएगा। डिफेक्टो अगर आपको रिकग्निशन मिलती है तो याद रखिएगा, मिसाल के तौर पर किसी मुल्क को डिफेक्टो रिकग्निशन देती है तो उसमें फिर ये होगा कि उस मुल्क का नाम है ABC,
पाकिस्तान में इसका सफारतखाना खोलेंगे तो पाकिस्तान उसे फ्री लैंड नहीं देगा, इम्यूनिटी भी नहीं देगा और डिप्लोमेटिक रिलेशन भी नहीं होंगे। इम्यूनिटी का मतलब क्या है कि आपको पता है सफ़ीर कोई जुर्म करे या सफारत खाने वाले कोई जुर्म करे तो उन्हें कोई सज़ा नहीं मिलती, ठीक है ना। बताता हूँ आपको, जैसे एक मिसाल देता हूँ, अफगानिस्तान की में रशिया बेस हुकूमत बनाई थी रशिया में, उसका नाम था तराकी, 1978 की बात है। हम बहुत बच्चे थे उस वक्त, तो उसको अमेरिकन गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया था, दुनिया ने एक्सेप्ट किया था, लेकिन तालिबान को एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है, क्लियर। मेरे ख्याल तालिबान को डिफेक्टो भी नहीं किया, मतलब उसको बिल्कुल ही एक्सेप्ट नहीं किया। अब एक होता है नई चीज़ पढ़ रहे हैं, वो है कि डिस्प्यूट रिकग्निशन। डिस्प्यूट रिकग्निशन ये होता है, एक कंट्री रिकग्निशन हो गई, गवर्नमेंट रिकग्निशन हो गई, और एक डिस्प्यूट, जो दो मुल्कों के दरमियान डिस्प्यूट होता है उसको भी रिकग्नाइज करना पड़ता है। जैसे कश्मीर इशू जो है वो रिकग्नाइज डिस्प्यूट है, उसको डिस्प्यूट मान लिया है। एग्जाम्पल देखने, रेजोल्यूशन है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी की 1172 रेजोल्यूशन नंबर है और 1998 में पास हुई थी, और उन्होंने कहा था कि अपने मामला इशू रिजॉल्व करें। इसका मतलब है मान लिया इशू है तो रिजॉल्व करें ना, जब जुमला बता रहा है कि वो इसको मानते हैं, ठीक है ना। डिस्प्यूट रिकग्निशन के लिए थोड़ा सा ये पढ़ लीजिएगा, ये भी मैंने थोड़ी सी मिसालें दी आपको। डिस्प्यूट रिकग्निशन में ये नहीं करते कि हम लिख के दें कि पाकिस्तान इंडिया का डिस्प्यूट है, मैं अमेरिका मानता हूँ, मैं चाइना मानता हूँ, नहीं, बस ये कहना काफ़ी है कि अपना डिस्प्यूट आप सही कर लें। तो ये इसका मतलब ये है कि डिस्प्यूट है, ठीक है ना। अब आ जाते हैं पैसिफिक सेटलमेंट क्या होता है। पैसिफिक सेटलमेंट कहते हैं कि जब दो मुल्कों में इख्तलाफ हो जाए तो सबसे पहले निगोसिएशन होता है, दो मुल्कों को कहा जाता है आपस में बैठो वो सॉल्व करो। मेडिएशन में एक और मुल्क को बिठा दिया जाता है जो उनको मशवरा देता है। कॉन्सिलिएशन में भी एक मुल्क होता है लेकिन वो थोड़ा सा ताकत का मुजाहरा करता है, थोड़ा दबाव डालता है। लेकिन मेडिएशन और कॉन्सिलिएशन में जो थर्ड पार्टी बैठती है उसका फैसला बाइंडिंग नहीं होता है। आर्बिट्रेशन में ये होता है, जो थर्ड पार्टी बैठती है फिर वो फैसला करती है, फिर दोनों मुल्कों को मानना पड़ता है। ये ज़रा थोड़ा सा टाइट होता है। NMCA याद है, NMCA याद रहेगा। गुड ऑफिस क्या है? गुड ऑफिस ये होता है कि कंट्री है, जैसे मिसाल के तौर पे वो निगोसिएशन करने से डर रही है कि हम अगर निगोसिएशन करेंगे तो हम पकड़ लिए जाएंगे झगड़ा में। तो गुड ऑफिस का मतलब होता है आपको एक नई जगह दी जाती है, नया मुल्क में भेजा जाता है, वो मुल्क जिम्मेदारी लेता है कि आप हमारे यहाँ आए, मेडिएशन करें, कॉन्सिलिएशन करें, आर्बिट्रेशन करें, आप लोगों को जान की अमान होगी, आपको जान का खतरा नहीं होगा। अब इमरान खान और मोदी निगोसिएशन कहीं करेंगे तो इमरान खान इंडिया तो नहीं जाएगा, ना मोदी पाकिस्तान आएगा, तो निगोसिएशन क्या होगी? दुबई में होगी, अमेरिका में होगी। तो ये गुड ऑफिस कौन देगा? दुबई देगा या अमेरिका देगा, या कोई भी मुल्क दे सकता है गुड ऑफिस, फिर उसको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी जान की हिफाजत। फिर मामला जनरल असेंबली में भी जा सकता है सॉल्व करने के लिए, सिक्योरिटी काउंसिल में भी जा सकता है सॉल्व करने के लिए, इंक्वायरी कमीशन में बैठ सकता है, 15-20 मुल्क बैठ जाएं और उस मामला कश्मीर का हल करें। जुडिशियल सेटलमेंट हो सकती है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो कोई मामला सॉल्व करता है, इसे कहते हैं जुडिशियल सेटलमेंट, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस करता है। ये समझ में आ गया। नेशनलिटी याद रखिएगा, दो किस्म से होती है। एक जस सोली होती है, इसका मतलब होता है आप जहाँ पैदा हुए हैं आपको नेशनलिटी मिल जाएगी, लेकिन इसमें एक शर्त होती है कि एक औरत का प्रेगनेंसी इतनी हो जाए कि ऐसा नहीं कि मैं क्या नाम है, किसी औरत को देखूं उसका अभी 9वां महीना है, वो अमेरिका पहुंच गई और वहाँ बच्चे को जन्म दे दिया, तो फिर उसको नेशनलिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि एक टाइम होता है कि इस महीने इतनी अगर प्रेगनेंसी का टाइम हो जाएगा तो फिर बच्चा पैदा होगा तो फिर नेशनलिटी नहीं मिलती। जसोली इलाका जो होता है, जो जसोली को फॉलो कर रहे थे, पाकिस्तान में जसोली नहीं है। पाकिस्तान में जस सेंगवान में दोनों बहन भाई छोटे, वो दुबई में पैदा हुए हैं लेकिन उनकी नेशनलिटी पाकिस्तान की है। जन सेंगवान का मतलब जो बाप माँ बाप हैं वही बच्चे होंगे, वही नेशनलिटी बच्चों को मिल जाएगी। जसोली का मतलब होता है जिस ज़मीन पे आप पैदा हुए हैं, जिस सॉइल पे आप पैदा हुए हैं
उसको सोली कहते हैं, सॉइल नहीं बोलते ये लोग, जस्ट सोली बोलते हैं। सॉइल समझने की बात है। एक्यूजिन नेचुरली आप कैसे एक्वायर करते हैं और कैसे लूज करते हैं उसका तरीका है। बर्थ से नेचुरलिटी मिलती है, नेचुरलाइजेशन से मिलती है। नेचुरलाइजेशन मतलब क्या, आप अमेरिका गए, शादी कर ली जॉनी से, लड़की का नाम है मारिया, मारिया ने जॉनी से शादी कर ली तो मारिया को नेशनलिटी मिल जाएगी। या हमारे किसी लड़के ने, असलम ने शादी कर ली चा से, अब चा एक लड़की है, इंग्लिश अमेरिकन ने, उससे शादी कर ली तो नेशनलिटी मिल जाएगी। डोमिसाइल क्या है कि आपने से आता है, अखबारों में देखा होगा कि आए हमारे मुल्क में इन्वेस्ट करें, हम आपको नेशनलिटी देंगे। हमें तो चाहिए अफगानी जितने आए इन सबको नेशनलिटी दे दें। इससे फ़ायदा क्या होगा, अफगानी जो है जितने बिजनेस करेंगे टैक्स देंगे, टैक्स नहीं दे रहे, ज़मीन खरीदते हैं टैक्स नहीं देते, क्योंकि वो कहते हैं हम अफगानी है, पाकिस्तान हमें पाकिस्तान ने रिकगनाइज़ नहीं किया। तो मेरे ख्याल में अफगानी अब जाएंगे तो नहीं, उनको नेशनलिटी दे देनी चाहिए, फिर टैक्स मिलेगा, खूब मिलेगा, पाकिस्तान को बहुत टैक्स मिलेगा, करोड़ों अरबों रुपए कमा रहा है अफगानी यहाँ पे। फिर ऑप्शन है, ऑप्शन का मतलब होता है कि आपके पास ऑप्शन आता है नेशनलिटी का, सबको अमेरिकन का ऑप्शन आ गया कि आप अपने अमेरिका की नेशनलिटी लेनी। लेकिन अगर ये इसमें ये ऑप्शन है कि आप अपनी पुरानी नेशनलिटी छोड़ोगे, तो बहुत से लोग होते हैं छोड़ देते हैं नेशनलिटी। हमारे बहुत से दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने एक नेशनलिटी ली, पाकिस्तान की नेशनलिटी छोड़ दी। सब्जुगेशन क्या होता है कि अगर आपकी कंट्री है, वो दूसरी कंट्री से शिकस्त खा गई और आप कंट्री हार गई, फिर आपकी कंट्री दूसरी कंट्री में जुड़ जाएगी, तो आपको पुरानी नेशनलिटी ख़त्म हो जाएगी, नई नेशनलिटी मिल जाएगी। जैसे इंग्लैंड की कॉलोनी थी पाकिस्तान, पाकिस्तान आज़ाद हो गया उस इलाका, तो इंग्लैंड की नेशनलिटी ख़त्म हो गई। जो मेरे दादा थे वो इंग्लैंड के नेशनल थे, अब फिर वो पाकिस्तान के नेशनल हो गए। सही है ना। ऐसे जंगों में भी होता है, कंट्री अगर जीत जाती है दूसरी कंट्री से, वो कंट्री ख़त्म हो जाती है, तो वहाँ के जितने लोग होते हैं तो जीती हुई कंट्री की नेशनलिटी उनको मिल जाती है। सिचुएशन क्या है कि अगर एक कंट्री एक मुल्क से टूट के दूसरे मुल्क में जुड़ जाए खुशी खुशी, जैसे कि अगर इंडिया का इलाका है, मिसाल के तौर पे सपोज करें जो जम्मू कश्मीर है, वो पाकिस्तान से जुड़ जाता है, खैर वो तो डिस्प्यूटेड टेरिटरी, हम उसको नहीं बोल सकते, कोई और इलाका ले लें कि कोई इलाका जो है वो खुशी खुशी जुड़ जाता है। जैसे कि गवादर पाकिस्तान ने खरीद लिया था, तो वो गवादर पाकिस्तान से जुड़ गया, तो अब वो बलूचिस्तान का हिस्सा बन गया, तो वो जितने गवादर के लोग हैं वो पाकिस्तानी नेशनल हो गए। रिजम्पशन क्या, रिजम्पशन ये होता है कि आपने नेशनलिटी अपनी कैंसिल कर दी कुछ अरसे के लिए और फिर दोबारा ज्वाइन कर ली, जैसे हमारे सियासतदान ये करते हैं। हमारे मुल्क में लिखा है कि आपको अगर सियासत में नेशनल असम्बली का मेंबर बनना है तो आपके पास एक नेशनलिटी होनी चाहिए। बहुत से लोगों के पास अमेरिका की नेशनलिटी है, इंग्लैंड की है, तो वो लोग क्या करते हैं, इंग्लैंड की नेशनलिटी 5 साल के लिए कैंसिल कर देते हैं, और वो क्या नाम है, पाकिस्तान इंग्लैंड की नेशनलिटी कैंसिल हो जाती है तो वो पाकिस्तानी बन जाते हैं वो, क्योंकि उनके पास 2 नेशनलिटी थी, पाकिस्तान और इंग्लैंड की रख सकते हैं आप, मना तो नहीं है, लेकिन सियासत में आएंगे तब एक नेशनलिटी छोड़नी पड़ेगी। तो इंग्लैंड की नेशनलिटी छोड़ दी आपने, 5 साल हुकूमत की, लूटा खाया, फिर वापस चले गए, इंग्लैंड की नेशनलिटी दोबारा ले ली, यानी रिज्यूम कर लिया आपने। री इंटीग्रेट का मतलब होता है, री इंटीग्रेशन का मतलब होता है एक आदमी है, उसने था तो पाकिस्तानी, उसने कभी पाकिस्तान की नेशनलिटी ली नहीं, सारी ज़िंदगी वो अमेरिका में रहा, उसने वहीं पैदा हुआ, उसका बाप पाकिस्तानी था, जब वो बुढ़ा हो गया, माँ बच्चों ने लिफ्ट नहीं कराई, तो उसने सोचा कि मेरा बाप का एक मुल्क था, मैं वहाँ चला जाता हूँ, पाकिस्तान आ गया, उसने कहा मेरा बाप पाकिस्तानी है, हम चाहे जस सेंगवन पे चलते हैं, तो इसलिए हमने उसको नेशनलिटी दे दी, इसे कहते हैं डी इंटीग्रेशन। नेशनलिटी लूज कैसे होती है, ऑप्शन है, आपकी मर्जी नेशनलिटी छोड़ दे। सब्जुगेशन है, मैंने आपको बताया कि नेशनलिटी जब एक मुल्क दूसरे मुल्क पर काबिज, एक मुल्क पे दूसरा मुल्क काबिज हो जाता है, तो जीता हुआ मुल्क की नेशनलिटी लेनी पड़ती है। सीजन के इसके बात क्या है कि अगर आप एक मुल्क से टूट के दूसरे मुल्क के साथ जुड़ गए, तो एक मुल्क का एक हिस्सा टूट के दूसरे मुल्क से जुड़ गया, तो वो जो मुल्क में जिस एरिया में जो लोग रह रहे थे, वो उस मुल्क के दूसरे मुल्क के हिस्सा बन जाएंगे या नहीं, यस नो, ठीक है ना। तो ये है।
खुदा ना खास्ता जैसे बलूचिस्तान ईरान से मिल जाए तो जितने बलूची हैं वो ईरानी नेशनल हो जाएंगे। सिटीजन का मतलब क्या है कि आपने नेशनलिटी कैंसिल कर दी अपनी। रिलीज का मतलब क्या है कि आपने MNA कर लिया पाकिस्तान में, हमने जो अपनी नेशनलिटी को कैंसिल करवाया था इंग्लैंड की, अब दोबारा आपने उसको रिलीज करवा लिया। डिप्राइवेशन का मतलब क्या है कि आपके आदमी ने कोई ऐसी हरकत की कि उसे निकाल दिया मुल्क से और उसकी नेशनलिटी पाकिस्तान ने कैंसिल कर दी। लॉन्ग कंटिन्यूड इमिग्रेशन का मतलब होता है अगर आप मुल्क छोड़ दें और काफ़ी अर्से तक अपने मुल्क वापस ना आए। पाकिस्तान तो वन नहीं ऐसा करता, लेकिन कुछ मुल्क ऐसा करते हैं कि वो नेशनलिटी कैंसिल कर देते हैं, कहते हैं हमारे मुल्क में आ ही नहीं रहे हो, मुल्क को लिफ्ट ही नहीं करा रहे हो, तो दफा हो जाओ। डोमेस्टिक डिप्लोमेटिक मिशन क्या होता है? डिप्लोमेटिक मिशन ये होता है कि एम्बेसडर होता है ना दूसरे मुल्क का सफीर और उसकी टीम, ठीक है ना। ये 4 किस्म के होते हैं। इसमें सबसे बड़ा एम्बेसडर होता है, फिर मिनिस्टर होता है, फिर चार्टी अफेयर्स होता है, मिनिस्टर रेजिडेंट होता है। इन चारों को इम्यूनिटी हासिल है। और एक चीज़ याद रखिएगा, एम्बेसी और हाई कमीशन में क्या फ़र्क है? स्टूडेंट अक्सर पूछते हैं। एम्बेसी और हाई कमीशन दोनों एक ही चीज़ है। जो मुल्क कॉमनवेल्थ कंट्री का हिस्सा थे जैसे पाकिस्तान, इंडिया, उनको हाई कमीशन कहते हैं, वो लोग एम्बेसी नहीं बोलते हैं। जो लोग कहते हैं पाकिस्तानी एम्बेसी, गलत बोलते हैं, पाकिस्तान हाई कमीशन बोलना चाहिए। बात एक ही है, अमेरिकन एम्बेसी है, ठीक है। अमेरिकन हाई कॉमनवेल्थ का कंट्री से का मेंबर नहीं था कभी, पाकिस्तान इंडिया थे। इम्यूनिटी क्या हासिल है? इम्यूनिटी हासिल ये है कि अगर कोई अमेरिका का सफ़ीर या इंग्लैंड का सफ़ीर या उसकी जो डिप्लोमेट्स हैं कोई जुर्म करेंगे तो हम उन्हें पकड़ेंगे नहीं, और उनको ये कर सकते हैं हम लोग कि जैसे हमने रेमंड डेविस को पकड़ा, क्यों पकड़ा? आप कहेंगे इसको तो पकड़ा हमने। इम्यूनिटी का मतलब होता है पकड़, नहीं पकड़ेंगे तो क्यों पकड़ा? क्योंकि इसने जो जुर्म किया था वो रोड पे किया था। अगर वो एम्बेसी के अंदर करता, जो हमने पाकिस्तान में से जगह दी हुई है, तो फिर उसे नहीं पकड़ते हैं, ठीक है। तो हमने इसलिए पकड़ा कि उसने रोड पर जुर्म किया। अगर कोई रोड पर जुर्म करेगा तो हम उसे पकड़ेंगे। अगर एम्बेसी के अंदर कोई जुर्म करता है हम उसे नहीं पकड़ेंगे, चाहे वो रेप करे चाहे मर्डर करे, हम उसे नहीं पकड़ेंगे, ठीक है ना। हाँ, रोड पर नहीं करे, और इसे कहते हैं इम्यूनिटी। क्या कहते हैं? डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी, ठीक है। अच्छा, और क्या चीज़ है? इनका तलाशी भी नहीं लेते हैं, सफ़ीर की तलाशी नहीं होती, उनका बैग खोलते हैं, उनके टेलीफोन को ट्रैप नहीं करते, उनका रिकॉर्ड नहीं करते टेलीफोन, उनके कस्टम्स में तलाशी नहीं होती, उनके क्या नाम है बैग को नहीं खोलते, उनके ख़त नहीं खोलते, चेक नहीं करते, सब उनको इम्यूनिटी का मतलब होता है आपको चेकिंग से आज़ाद है, आपको सज़ा से आज़ाद है। हाँ, ज़्यादा जुर्म करेंगे तो आपको उठाएंगे हम, आपके मुल्क भेज देंगे। जैसे अगर अमेरिका का एक सफ़ीर पाकिस्तान में गलत काम करता है, खूब करता है, तो हम क्या करेंगे, तंग आके उसे निकाल, उससे कहेंगे अमेरिका से किसको ले जाओ, यहाँ से ले जाओ, दूसरा आदमी भेजो, इसको ले जाओ, इसको ले जाओ, दूसरा आदमी भेजो। पाकिस्तान ने क्या कहते हैं, एक ज़माने में बड़ा गलत काम किया था, जो पाकिस्तान मानता है अपनी गलती। पाकिस्तान में इराकी सफ़ीर था, वहाँ पे पाकिस्तान को कुछ पता लगा कि यहाँ पे कोई असला वसला का काम हो रहा है, तो पाकिस्तान ने उसमें छापा मारा एम्बेसी के अंदर, पुलिस ने, और वहाँ से असला पकड़ा। तो काम तो अच्छा था, लेकिन भारत जब इम्यूनिटी है तो पाकिस्तान को ये नहीं करना चाहिए था। पाकिस्तान ने किया, बाद में इंटरनेशनल प्रेशर आया, फिर पाकिस्तान को भुगतना पड़ा, मसला हुआ, क्योंकि पाकिस्तान UN का मेंबर है, यूनाइटेड नेशन का मेंबर है पाकिस्तान, और ईरान ने, याद रखिए, हमें सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया था। इनवाइवेबिलिटी का मतलब वही है कि उसकी चेकिंग वकींग नहीं की जाएगी, उसको किसी ना कॉल ट्रैप की जाएगी, ना उसका बैग चेक किया जाएगा, ना उसके तलाशी ली जाएगी, ठीक है। ये एम्बेसडर बन जाओ, मज़े हैं। पाकिस्तानी एम्बेसडर अमेरिका में मज़े करता है, अमेरिका ने उसे कुछ नहीं कहते, ठीक है ना। अगर ज़्यादा इलीगल काम करेगा तो वापस भेज देंगे। अब बॉडीज़ ऑफ, आखिरी पॉइंट है, बॉडीज़ ऑफ यूनाइटेड नेशंस क्या है, तो इसका कोड है TIES। ट्रस्टीशिप काउंसिल मैं पढ़ाऊँगा सारे, नेशनल कोड ऑफ जस्टिस, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक काउंसिल, सोशल काउंसिल, जनरल असेंबली और UN सेक्रेटरीट, ये इसकी बॉडीज़ हैं सारी, ठीक है ना। हमने पढ़ लिया। आई होप आपने कुछ सीखा होगा। फीडबैक दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा।